गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में अध्याय 1 आधुनिक यूरोप का उदय इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। आधुनिक यूरोप का उदय जो है 15वीं और 16वीं शताब्दी में हो चुका था। वहीं पर भारत में आधुनिक यूरोप का उदय 18वीं शताब्दी में हुआ था। भारत की खोज में निकले इटली के नाविक कोलंबस ने यूरोप से अमेरिका पहुंचने वाले समुद्री मार्ग की खोज की तथा पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए 20 मई सन 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी समुद्री तट तक कालीकट बंदरगाह तक पहुंच गए। अब इसमें व्यापारिक स्पर्धा भी होने लगी। इन नए भूभागों का पता लगते ही पुर्तगाली एवं अन्य यूरोपीय व्यापारी जो हैं वहां आने लगे। इस प्रकार व्यापार में उन्हें भारी लाभ होने लगा। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड तथा फ्रांस, हॉलैंड भी इसी स्पर्धा में उतर पड़े। उन्होंने भी अपनी सामुद्रिक शक्ति बढ़ाई, अपने नाविकों को लंबे समुद्री जलयानों पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया। फलस्वरूप यूरोपीय राष्ट्रों के बीच व्यापारिक स्पर्धा आरंभ हो गई। अब व्यापारिक स्पर्धा आरंभ हुई तो उनमें व्यापार में प्रतिस्पर्धा होने लगी, तो व्यापारवाद का उदय हुआ। 17वीं शताब्दी में विदेशी व्यापार यूरोप की अर्थव्यवस्था का प्रमुख घटक बन गया था और व्यापार में वृद्धि करना शासकों की प्रमुख नीति बन गई थी। व्यापारवाद का मतलब होता है व्यापार द्वारा अपने राष्ट्र को अधिकाधिक संपन्न बनाना, अन्य राष्ट्रों को मात देना। शासकों ने इसके लिए अपने व्यापारियों को चुंगी में छूट सहित कई रियायतें दी। इस आर्थिक नीति को ही व्यापारवाद कहा जाता है। व्यापार वृद्धि के साथ साथ यूरोप के व्यापारी वर्ग के पास अपार धन एकत्र होने लगे। अब व्यापार में वृद्धि हुई तो व्यापारियों के पास में धन भी एकत्रित होने लगे। व्यापारिक कंपनियों की स्थापना, व्यापार में वृद्धि हुई, धन एकत्रित होने लगे तो व्यापारिक कंपनियों की स्थापना होने लगी। व्यापारियों को विदेशी व्यापार से लाभ तो होते थे, मगर इसमें उनके लिए कठिनाइयाँ और खतरे भी कम नहीं थे। इन कठिनाइयों से बचने के लिए व्यापारी कारीगरों को काम देने, तैयार माल इकट्ठा करने, माल का भंडारण करने जैसे अनेक कामों को सामूहिक रूप में मदद देने लगे। इस प्रकार व्यापारिक कंपनियों की स्थापना आरंभ हुई। 17वीं शताब्दी में जब इसका आरंभ हुआ तो व्यापार के लिए भारत आई ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थी वो लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा मिलकर स्थापित की गई थी। हॉलैंड, फ्रांस आदि यूरोपीय देशों में भी इस प्रकार की व्यापारिक कंपनियों की स्थापना हुई। यूरोप में व्यापार वृद्धि का परिणाम, व्यापारिक कंपनी की स्थापना हो लगी तो व्यापार वृद्धि का परिणाम यहाँ पर देखिए। यूरोप के व्यापार में हुई तीव्र वृद्धि के परिणाम स्वरूप वहाँ के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए जो निम्नलिखित हैं। इसमें पहला परिवर्तन था आर्थिक प्रभाव। यूरोपीय अर्थव्यवस्था में व्यापार तथा उद्योगों का महत्व बढ़ने लगा। मध्यकाल में प्रचलित वस्तु विनिमय की पद्धति के स्थान पर सोने चांदी के सिक्के आर्थिक लेन देन के माध्यम बन गए। अब लंदन, ब्रिस्टल जैसे अनेक व्यापारिक केंद्रों का उदय हुआ। व्यापार के लिए पूंजी उपलब्ध कराने वाले बैंकों की संख्या में वृद्धि हुई। व्यापार में अधिकाधिक पूंजी का विनियोजन होने लगा। जहाज निर्माण जैसे व्यापार में जुड़े अनेक नवीन उद्योगों का प्रारंभ हुआ। व्यापार एवं उद्योगों में अपार वृद्धि के कारण लाभ की मात्रा में भी वृद्धि हुई। फलस्वरूप यूरोपीय राष्ट्र अधिक संपन्न और समृद्ध होने लगे। अब इसका सामाजिक प्रभाव भी पड़ा। व्यापारियों से संबंधित अनेक व्यवसाय के वृद्धि के फलस्वरूप समाज में जो है बैंकर, दलाल, लिपिक, हिसाब लिखने वाले ऐसे अनेक व्यवसायिकों का एक नया वर्ग जो है अस्तित्व में आया। इसे ही हम मध्यम वर्ग कहते हैं। कुशल कारीगर और निर्माता भी इस समुदाय में जुड़ते गए। यह वर्ग जो था रूढ़ियों और परंपराओं के बंधन में जकड़ा हुआ नहीं था। यह वर्ग जो था नवीन बातों को जानने के लिए उत्सुक था। इस तरह मध्यम वर्ग आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ बन गया, है ना। समाज में अब इसका आर्थिक प्रभाव पड़ा, वैसे ही सामाजिक प्रभाव पड़ा। समाज में जो है बैंकर, दलाल, लिपिक, हिसाब लिखने वाले जैसे नए वर्ग अस्तित्व में है। इसी को ही हम मध्यम वर्ग कहते हैं। और ये वर्ग जो था रूढ़ी और परंपराओं के बंधन में जकड़ा हुआ नहीं था। इसके बाद राजनीतिक प्रभाव, व्यापार वृद्धि का प्रभाव यूरोप के राजनीतिक क्षेत्र पर भी पड़ा। व्यापारी वर्ग ने अपने ही हित के लिए राजसत्ता का समर्थन किया तो व्यापारियों को देश की संपन्नता का आधार मानकर
शासकों ने व्यापारियों को हर संभव सहायता प्रदान की। इससे देश के व्यापारी वर्ग को महत्व और प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगी। व्यापारी वर्ग की बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ ही यूरोप में सामंतवाद का पतन भी आरंभ हुआ और एक नई व्यवस्था, जिसे पूंजीवाद कहते हैं, यह अस्तित्व में आने लगी। जब व्यापारी वर्गों को महत्व और प्रतिष्ठा शासकों द्वारा प्राप्त होने लगी, क्योंकि शासक जो थे वे अपने हित के लिए राजसत्ता का समर्थन कर रहे थे और व्यापारियों को देश की संपन्नता का आधार मानकर शासक जो है व्यापारियों को सहायता प्रदान कर रहे थे। इसलिए व्यापारी वर्ग को महत्व और प्रतिष्ठा जो है प्राप्त होने लगी और इसी के कारण से सामंतवाद का पतन जो है आरंभ हुआ और एक नई व्यवस्था, जिसे पूंजीवाद कहते हैं, वह अस्तित्व में आई। यही आधुनिक युग की प्रमुख विशेषता थी। इसने पूंजीपति और मध्यम वर्ग के अलावा तीसरे बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग को जन्म दिया। पूंजीपति के साथ में श्रमिक वर्ग का भी जन्म हुआ। पूंजीपति उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चे माल के तथा कारखानों में मशीनों से तैयार होने वाली वस्तुओं के मालिक थे। इनका मुख्य उद्देश्य था मुनाफा कमाना। वस्तुओं की बिक्री पर उन्हीं का नियंत्रण था। श्रमिक लोग वस्तुओं का उत्पादन करते थे और पूंजीपतियों से वेतन प्राप्त करते थे। अब व्यापारिक समुदाय ने उत्पादन प्रणाली में सुधार किया ताकि कम समय में ज़्यादा वस्तुएं तैयार की जा सकें। पहले कारीगर अपने सामान्य औजारों से अपने घरों में अपने परिवार के सदस्यों की मदद से काम करते थे। उन्हें आवश्यक कच्चा माल व्यापारियों से प्राप्त होता था, किंतु यह धीमी घरेलू व्यवस्था बाजार की लगातार बढ़ती मांग की पूर्ति करने में समर्थ नहीं थी। अब घर में अगर हाथ से ही काम करेंगे तो सामान जो है जल्दी तैयार नहीं हो सकता। तो 18वीं सदी की नवीन कारखाना व्यवस्था में कारखानों का मालिक जो था पूंजी लगाकर बड़ी मात्रा में कच्चा माल खरीदता था। नई मशीनों की मदद से कारीगर को काम पर लगाकर वस्तुएं तैयार करता था और उन्हें वहीं के बाज़ारों में बेचता था। श्रमिक अब घरों में नहीं बल्कि निश्चित वेतन पर कारखानों में काम करते थे। सबसे पहले इंग्लैंड में इस व्यवस्था का उदय हुआ। मशीनों का उपयोग भी सबसे इंग्लैंड में हुआ। सूत कताई की मशीन तथा नए किस्म के करघों और भाप की शक्ति से चलने वाले इंजनों का आविष्कार के कारण इंग्लैंड में सूती कपड़ों के उत्पादन में खूब वृद्धि हुई। मानवीय श्रम अथवा पशुबल से चलने वाली मशीनें अब भाप की शक्ति पर चलने वाली मशीनें बनी। भाप की शक्ति से पानी के जहाज़ों को तेज गति से चलाना संभव हुआ और यातायात जो है आसान हुआ। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड से शुरू हुई इस औद्योगिक क्रांति ने अन्य यूरोपीय देशों की उत्पादन प्रणाली को भी प्रभावित किया। आगे चलकर बिजली तथा धमन भट्टी जैसे आविष्कारों ने लोहे की ढलाई जैसे मुश्किल काम को भी आसान बना दिया। इस तरह नए नए आविष्कारों और साधनों ने औद्योगिक क्रांति को और अधिक प्रभावी बना दिया। तेज गति से कम समय में ज़्यादा उत्पादन की क्षमता प्राप्त कर यूरोपीय देश अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति के लिए दूसरे देशों की ओर उन्मुख हुए। उपनिवेशों की स्थापना। यूरोपीय लोगों ने सर्वप्रथम अमेरिका महाद्वीप के संपन्न प्रदेशों को हस्तगत किया। उपनिवेश का मतलब होता है कि किसी भी देश को गुलाम बना करके उसे अपने अधीन रखना। जैसे कि अंग्रेज़ों का लंबे समय तक हमारा देश गुलाम रहा, तो हमारा देश भी जो था वह अंग्रेज़ों का उपनिवेश देश था। स्पेन ने मुख्यतः दक्षिणी तथा मध्य अमेरिका में अपनी सत्ता स्थापित की। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अटलांटिक महासागरों के तटवर्ती भागों में अपने उपनिवेश बसाए। दक्षिण पूर्व एशिया में इंग्लैंडों पर डचों ने, भारत पर सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने, तदुपरांत अंग्रेज़ों, डचों और फ्रांसीसियों ने कब्जा जमाया। आगे चलकर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी यूरोपीय वासियों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। अपने उद्योगों के लिए अधिकाधिक माल से अपने उद्योगों को चलाया और तैयार माल को भी वापस उन्हीं देशों में ऊंची कीमतों पर बेचा। इस प्रकार उन्होंने उपनिवेशों के मूल निवासियों के दमन करके उनका अत्यधिक आर्थिक शोषण जो है किया। यह उपनिवेशवाद, अब यहाँ पर उपनिवेश से संबंधित इस नीति को ही उपनिवेश कहा जाता है और यह उपनिवेशवाद जो है यूरोपीय राष्ट्रों को व्यापार वृद्धि और व्यापारियों की बढ़ती धन लिप्सा का ही परिणाम था। उपनिवेशवाद के दो बड़े परिणाम हुए थे, जिसमें पहला था अधिकाधिक उपनिवेशों को हथियाने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों में संघर्ष होने लगे, जो अंततः प्रथम विश्व युद्ध में बदल गए, और दूसरा था अपने अधीनस्थ उपनिवेश पर अधिकार जमाए रखने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने वहाँ की जनता को अशिक्षित और पिछड़ा हुआ बनाए रखा,
जिसने इन औपनिवेशिक राष्ट्रों के समग्र संसाधनों का न सिर्फ भरपूर शोषण हुआ बल्कि वे अशिक्षा और पिछड़ेपन के गहरे गर्त में भी डूबते गए, है ना। उनको अशिक्षित रखा। अब उपनिवेश जो देश थे उन वहीं से कच्चा माल प्राप्त करते थे अन्य देश, तो वहाँ के निवासियों को इसलिए वे अशिक्षित रखे, पिछड़ा हुआ रखा। अशिक्षित रहेंगे तो आगे तो बढ़ नहीं सकते, उनका विकास नहीं हो सकता। तो इस तरह से वे अशिक्षित और पिछड़ेपन के गहरे गर्त में डूबते गए। तो आज ये पाठ जो है यहाँ पर समाप्त होता है।